हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है ताकि एक एक चीज़ जो है कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है और इस जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार कैसे हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आप लोग हेडिंग में डाल लीजिए अपने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है, यानी कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में कौन कौन सी थ्योरी दी गई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत दिया गया है, उसके बाद से मैं बात करूंगा कि हैरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। उसके बाद से जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है आपका कि भारत जो है आपका पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे अवस्थित है। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो कैसे इस हिमालय का निर्माण हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद से कुछ दर्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो भारत में आक्रमणकारी आए, इन्हीं दर्रों के सहारे जो है कि भारत में प्रवेश किए और भारत को लूट के यहाँ से चले गए। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर जो चाइना का कुछ जो है कि विवादित क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान ने कोडेड किया है, यानी कि उसको गिफ्ट किया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कौन सा रोड बना रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चूंकि मैंने पिछले वीडियो में जो हमारा भारत चीन के नाक का सवाल है उसमें मैंने मैप के सहारे सारी चीजों को समझाया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक दो पॉइंट जो है कि समझाऊंगा ताकि आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं भारत के साथ उसके बारे में भी मैं कुछ यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो हिमालय का विस्तार है वो किस तरीके से हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं जो हैरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसके बारे में मैं बात करूं कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक बहुत ही बड़े जो है कि प्लेट से यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो टकराने के बाद से क्या होता है कि अब मान लीजिए ये हमारे पास एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, इसके बीच में जो है कि जल भरा हुआ है पूरा। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं। पास आने के बाद नदियां क्या करती हैं कि जहां से भी आती हैं फ्लो होके जहां पे गिरती हैं वहां पे क्या करती हैं कि अवसाद को अपने साथ लेके आती हैं और वहां पे गिरा देती हैं। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे नदियों का जो आपका मुहाना था उस मुहाने की अगर मैं बात करूं तो वहां पे धीरे धीरे वो अवसाद लाकर जमा करती गई और धीरे धीरे उसका स्तर जो है कि बढ़ता गया। बाद में क्या हुआ कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने के बाद से क्या हुआ, जो अवसाद था ना उसमें फोल्ड हो गया। क्या हो गया? फोल्ड हो गया। जब फोल्ड हो गया तो हमारा जो है कि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो गया। और आप लोग जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारा फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, तो दो निर्माण होते हैं, एक तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है और दूसरा फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। तो ब्लॉक पर्वत का यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये दो पहाड़ियां हैं और ये दोनों समतल हैं और इसके बीच का हिस्सा टूट कर नीचे आ जाए और ये दोनों साइड में ही खड़े रहें तो इनके बीच में जो गैप बन जाती है ना, इसी को जो है कि ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक माउंटेन ये हमारे पास पहाड़ी है, ठीक, ये बीच में से जो है कि टूट गई। क्या हो गई? टूट गई। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है कि डिजाइन बन जाएगा। ये गैप बन जाएगा, ये नीचे ये जो है आपका बन जाएगा और ये हिस्सा जो नीचे टूटकर ये आ गया तो ये जो है कि आपका गैप बन गया, यही आपका ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका जो विस्तार है वो उसकी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पे मैंने एक रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये है हमारा काराकोरम श्रेणी। क्या है? काराकोरम श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे आपका लद्दाख श्रेणी पड़ता है और लद्दाख श्रेणी के नीचे जस्ट हमारा जास्कर श्रेणी पड़ता है। उसके बाद से हमारा पड़ता है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद से धौलाधार श्रेणी पड़ता है। अब देखिए पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में ग्रेट हिमालयन रेंज है, तो मैंने आपको रेड कलर से पूरा दिखाया है, ये सब ग्रेट हिमालयन रेंज का विस्तार है।
ठीक है। अब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के पास में आकर ये ग्रेट हिमालय रेंज जो है आपका पहाड़ियां, यानी कि बृहद हिमालय की अगर मैं बात करूं, बृहद हिमालय क्या हुआ है कि छोटे छोटे भागों में टूट गया है। टूट जाने के बाद से छोटे छोटे पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। कौन कौन सी पहाड़ियों का निर्माण हुआ है आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। डीएम, डीएम का मतलब जो आप लोग बनने वाले हैं, एम का मतलब जो आप लोग सुबह में उठते हैं, ठीक है। तो डीएम एम का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे डाफला पहाड़ियां दिख रही होंगी और आपका मिरिया पहाड़ियां हैं, उसके बाद से अबोर पहाड़ियां हैं और मिसमी पहाड़ियां यहाँ पे दिख रही होंगी, ये है। यानी कि डीएम, डाफला, मिरियाबोर, मिसमी, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि ये पहाड़ियां टूट के और भी पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, उसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा, पहले इसको समझिए आप लोग। अब देखिए कि इसकी अगर मैं बात करूं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के जस्ट ऊपर अगर मैं बात करूं तो पामीर ग्रंथि पड़ती है, और पामीर ग्रंथि की मैं बात करूं तो इसी से जुड़ा हुआ एक कुनलुन पर्वत श्रेणी है। और इधर पश्चिमी एरिया में मैं बात करूं, दक्षिण पश्चिमी एरिया में तो हिंदू कुश पड़ता है पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये कुनलुन पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच स्थित जो भी भाग है ये सब हिमालय का विस्तार है, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये काराकोरम श्रेणी है, यानी कि जो कुनलुन पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो उस पार की अगर मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय पड़ता है। सपोज मान लीजिए अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो उस पार को तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। जब उस पार का दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। क्या दिया गया है? ट्रांस हिमालय। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग है, तो आप लोग सीधे बोलेंगे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये जो है आपका ट्रांस हिमालय का विस्तार है, ठीक है। यानी कि ट्रांस हिमालय का मतलब होता है कि पर्वत के उस पार का जो हिस्सा है वही आपका जो है कि ट्रांस हिमालय कहलाता है, ठीक है। देखिए काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी से ही जो है कि चाइना जो है कि पाकिस्तान से एक रोड का निर्माण कर रहा है, उसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। जो विवाद का कारण बना हुआ है, जिसको ब्रेक करने के लिए भारत जो है कि एक रोड बना रहा है, ठीक है। एलएसी के पास से होता हुआ, मैंने कल बताया था कल के वीडियो में, जो उस रोड को जो है कि ब्रेक करने का कार्य करेगी, लेकिन चाइना उसी रोड का विरोध कर रहा है कि आप रोड मत बनाइए। इसीलिए बार बार जो है कि गलवान घाटी में वो क्या कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, अपना टेंट को उखाड़ नहीं रहा है, जबकि समझौता पे समझौता हो रहा है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि कल के डेट में मोदी जी भी जो है कि लेह में गए थे सैनिकों से मिलने और उनका जो है कि हौसला अफजाई किए थे, तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा एक पार्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो समझिए, ये हमारा पीर पंजाल श्रेणी को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी भी कहा जाता है। और ये हमारा जो दिख रहा है ना, ये हल्का जो है इस कलर की अगर मैं बात करूं तो ये लघु हिमालय है। क्या है? ये लघु हिमालय, और ये हमारा शिवालिक हिमालय है। अब समझिए, हम बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं, तो देखिए ग्रेट हिमालय का विस्तार जो है आपका इधर म्यांमार तक हुआ है, लेकिन गारो खासी पहाड़ियों की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका हिमालय का विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का विस्तार है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नदियों के द्वारा काट दिया गया। आप लोगों को जब मैं चीजें पढ़ाऊंगा पूरा अच्छी तरीके से, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे इसका निर्माण हुआ है, जब नदियां पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि इस हिमालय रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है आपका नामचा बारवा। क्या पड़ता है? नामचा बारवा पर्वत श्रेणी है, इसको आप लोगों को याद रखनी है। और इधर जो है एक पड़ता है बृहद हिमालय का जो अंतिम सिरा है, यहाँ पे नंगा पर्वत पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं नंगा पर्वत, बहुत ही अच्छा नाम है। नंगा पर्वत होगा कोई इसी नाम का व्यक्ति, उसी ने इसका नामकरण किया होगा नंगा पर्वत। तो यहाँ पे जो है कि बृहद हिमालय जैसे खत्म होता है, यहाँ पे एक नंगा पर्वत पड़ता है, ठीक है। तो इधर आप लोग याद कर सकते हैं नामचा बारवा से लेकर नंगा पर्वत तक इसका विस्तार है। अब देखिए कि इधर से हम लोग पूरब से याद करते आएंगे पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नामचा बारवा के बाद से सिक्किम में आपको कंचनजंगा पड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, कंचनजंगा से मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। उसके बाद से जस्ट पड़ता है आपका मकालू के बाद से एवरेस्ट पहाड़ियां पड़ती हैं, एवरेस्ट के बाद से मनसालू। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि पहले आप लोग याद करेंगे मकालू, फिर आपको मनसालू, ठीक है। म इसमें भी आ रहा, म इसमें भी आ रहा, म, तो इससे आप लोग जो है कि कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप लोग पहले याद करेंगे कंचनजंगा के बाद से क्या है,
मकालू, और मकालू के बाद से एवरेस्ट है, और एवरेस्ट के बाद से मंसालू है। ठीक है, मंसालू के बाद से आपका पड़ता है अन्नपूर्णा। क्या पड़ता है? अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी पड़ता है। उसके बाद से कामेट पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसका उत्तराखंड में सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद से धौलाधार श्रेणी, उसके बाद से नंदा देवी, नंदा देवी के बाद से लास्ट में आपका नंगा पर्वत पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है कि हिमालय का विस्तार है। यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में अवस्थित सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आएगा आपका कंचनजंगा। पूछे आपसे भारत में अवस्थित सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आएगा कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और नेपाल का सबसे बड़ा जो है कि पूछ देता है तो भी आपका माउंट एवरेस्ट ही आएगा। और काराकोरम श्रेणी में आपका जो है कि एक पड़ता है, अगर मैं बात करूं काराकोरम श्रेणी में, तो आपका K2 पड़ता है जिसको गार्डविन आइंस्टीन बोलते हैं। गार्डविन आइंस्टीन। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ये अगर पूछता है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो K2 है। और भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो आपका कंचनजंगा है। और नेपाल का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो आपका एवरेस्ट आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब देखिए काराकोरम श्रेणी की मैं बात करूं और आपका लद्दाख श्रेणी का, तो इसी का विस्तार आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है। और इसी कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है कि भगवान शिव की मूर्ति जो है कि अवस्थित है, जहां पे लोग जो है कि जाते हैं और वहां दर्शन करते हैं। यहीं पे जो है कि आपका चेमांगडुंग ग्लेशियर है। और चेमांगडुंग ग्लेशियर क्या होता है कि गर्मी के सीजन में पिघल जाता है। जब पिघल जाता है तो यहाँ पे 2 झील का निर्माण होता है। एक बनता है आपका राकस झील और दूसरा बनता है मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का और सिंधु नदी का उद्गम है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। क्या है? ये तिब्बत वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तिब्बत वाले क्षेत्र का जो तिब्बत का पठार है, इसकी मैक्सिमम हाइट आपकी 5000 फीट 5000 मीटर है। आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं लघु हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। ये आपका हिमालय का विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्या है? विस्तार है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुछ और पहाड़ियां, जैसे आपकी यहाँ पे मैंने बताया मिसमी पहाड़ियां, फिर यहाँ पे पटकई पहाड़ियां, फिर नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां से आप लोग समझ चुके होंगे, नागालैंड में अवस्थित हैं। मिजो पहाड़ियां मिजोरम में अवस्थित हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद से जब मैं पूरे भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ाऊंगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत में जो उत्तरी सरकार की अगर मैं बात करूं, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे जो पहाड़ियों का विस्तार है वो किस तरीके से हुआ है, दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रीयूनियन द्वीप है जहां पे ज्वालामुखी उद्गार उद्भेदन से क्या हुआ कि दक्कन के पठार का निर्माण हो गया, जहां से जो है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार हुआ। और काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी का नाम भी दिया गया है। और इसको एक नाम और से जाना जाता है, रेंगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं जब वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपका जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का ये विस्तार था, तो आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ दर्रे, जैसे काराकोरम दर्रा, ये है काराकोरम श्रेणी। और इसी काराकोरम श्रेणी से जो है अगर मैं बात करूं तो एक रोड जो है कि चाइना बिछा रहा है, क्या कर रहा है? एक रोड का निर्माण कर रहा है जो पाकिस्तान के ग्वादरपुर से जोड़ेगा। जो ग्वादरपुर है उसको लीज पे रह रखा है चाइना और उसी से वो जोड़ेगा। और ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहां से गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ऐसे गुजर रहा है, यानी कि तिब्बत से ये उठाया और ये ऐसे, और ये अपना असला बारूद लाने के लिए इधर निर्माण करने के लिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितना चालाक है कि भारत को घेरने की, यहाँ कह रहा है कि मैं यहाँ बना दूंगा तो भारत को यहाँ से हमला किया जा सकता है। चूंकि हम इधर तो हैं ही, इधर से भी हम भारत के ऊपर जो है कि बमबारी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इधर से भी आसानी से हमला कर सकते हैं।
भारत क्या करेगा, भारत को लड़ने के लिए या तो इधर से यहाँ भेजना पड़ेगा अरब सागर में, या तो इधर बंगाल की खाड़ी में आपको जो है कि नौसैनिक को भेजना पड़ेगा, तो इधर से लड़ सकते हैं। भारत जो है कि मात्र जो है कि 30 दिन तक अच्छे से लड़ सकता है अगर दो साइडों से लड़ना पड़े इसे तो, लेकिन अगर सिंगल फेस से लड़ना पड़े तो ये 60 दिनों तक जो है कि अपने गोले बारूद को आसानी से चला सकता है। तो ये चाइना की पॉलिसी है, चाइना जो है कि सबको घेरना चाह रहा है, भारत को घेरना चाह रहा है, और भारत को घेरने के बाद जो उसकी फिंगर पॉलिसी है उसके तहत जो है कि पूरे भारत को जो है कि कुछ हिस्सा जो ऊपरी हिस्से हैं उसको हड़पना चाह रहा है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जो है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार है पहाड़ियों का वो किस क्रम में है, तो इसे ये सजाने के लिए आता है, तो आप लोगों को ये गलत नहीं करना है। ठीक है, अब समझिए कि काराकोरम दर्रा मैं बात कर रहा था, ये ग्वादरपुर से जोड़ेगा, लीज पे ले रखा है चाइना। ठीक है, अब इसी काराकोरम श्रेणी में आपका खारदुंगला दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है? खारदुंगला दर्रा। और इसी खारदुंगला दर्रा की अगर मैं बात करूं तो वहीं पे जो है कि सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर के पास में ही भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है जिसका नाम आता है ससाइनी ग्लेशियर। और ससाइनी ग्लेशियर जो है कि लंबाई की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा है। लेकिन अगर नॉर्मल पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो आएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी घाटी जाने का रास्ता है, और नुब्रा नदी घाटी होकर जो है कि कैलाश पर्वत श्रेणी पे हम लोग जा सकते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी नुब्रा नदी घाटी होकर ही जाते हैं। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा आपका क्या करता है कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। क्या करता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। आप लोग जानते हैं कि इस वाले हिस्से में जो है कि अगर मैं बात करूं इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पे आपका श्रीनगर पड़ता है, और श्रीनगर से जो है कि लेह को जोड़ने का मार्ग है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बर्निहाल दर्रा। बर्निहाल दर्रा क्या है? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ये नीचे वाले हिस्से में जम्मू है और ऊपर श्रीनगर है, तो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। और इसी बर्निहाल दर्रे में भारत का सबसे लंबा सुरंग स्थित है, जोहर सुरंग। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतने चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूं। अब देखिए मेरे पास जो इंटरनेशनल रेखाएं खींची गई हैं उसके बारे में, जैसे डुरांड रेखा की अगर मैं बात करूं तो भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है डुरांड रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की मैं बात करूं तो भारत और पाकिस्तान के ये सुप्रीमपोज्ड बाउंड्री लाइन है। क्या है? सुप्रीमपोज्ड बाउंड्री लाइन है। सुप्रीमपोज्ड बाउंड्री लाइन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो है कि एक ऐसी लाइन है जो दूसरे देश के सहयोग से खींची गई है। यानी कि ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे रेड क्लिफ, उन्हीं के सहायता से जो है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। मैकमोहन जो है कि प्रेजेंट टाइम में विवादित है। जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तभी ये खींचा गया था, तो भारत, चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है कि ये समझौता हुआ था। ठीक है, लेकिन चाइना इसको मानने से इनकार करता है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो जो है कि ये अभी भी विवादित है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको भारत और चाइना ही लगाना है। ठीक है, अब देखिए कुछ दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जैसे आपका सिपकिला दर्रा। देखिए सिपकिला दर्रा अगर एचपी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-3 दर्रे पड़ते हैं, जैसे आपका सिपकिला दर्रा से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। सतलज नदी इसी दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद से मैं बात करूं कि क्या आता है, तो सिपकिला के बाद से आपका आता है बड़ा लच्चा दर्रा। ठीक, और बड़ा लच्चा दर्रा में अगर मैं बात करूं यहीं पे, तो आपका 2 नदियां पड़ती हैं। कौन कौन सा अगर मैं उसकी बात करूं तो वो आता है आपका, जिसको चिनाव नदी जो है कि हिमाचल प्रदेश में बोला गया है चंद्र प्लस भागा। क्या बोला गया है? चंद्र प्लस भागा। ये जब दोनों नदियां आके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं तो इनको चिनाव संयुक्त रूप से कहा गया है, चिनाव नदी। ठीक है, चंद्र प्लस भागा। ठीक है, उसके बाद से आपका एक और पड़ता है सिपकिला दर्रा हो गया। इसके बाद मैं बात करूं रोहतांग दर्रा है। क्या है? रोहतांग दर्रा। इससे जो है कि अगर मैं बात करूं रोहतांग दर्रे से रावी और ब्यास नदी जो है कि निकलती हैं।
रावी और ब्यास नदी, ठीक है, इसी दर्रे से जो है कि निकलती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, लिपुलेख दर्रा आप लोग जानते हैं कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, सिक्किम में कुछ दर्रे हैं जैसे आपका नाथुला दर्रा, और नाथुला दर्रा से ही आप लोग जानते हैं कि चाइना का माल जो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, इसी दर्रे से जो है कि चाइना का माल जो है कि भारत में प्रवेश करता है। और जेलेपर दर्रा जो है कि आपका सिक्किम में है। तो ये कुछ दर्रे जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।